एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने 6 तारीख अथी दिया, संडे 6 तारीख तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अथी में उसके बाद अथी में फाइनल प्रोजेक्ट पे मैं फ्रीडम छोड़ा हूँ। हाँ, ये चीज है कि जब तक आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो तब तक आपका सर्टिफिकेट अथी पे रहेगा। हम इतना करेंगे, जब तक आपका फाइनल प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं आता है तब तक हमारे एंड से बस इतना होगा कि आपका 14 टास्क हम वेरीफाई करके रख देंगे। जैसे आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसके बाद आपका 15वां टास्क और 15 के बाद वाला टास्क और बाकी आपका फाइनल वो उसके साथ ही होगा और आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ऐसे मैंने आपको एग्जाम को देखते हुए डेडलाइन रखा है 6 जुलाई का। लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हो। सर्टिफिकेट का देखो, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि सर्टिफिकेट में आपका अभी आपसे मुझे नहीं लगता है डिमांड किया जाएगा आपका डिमांड अथी में। और नहीं किया भी जाता है तो सर्टिफिकेट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 13 जुलाई के बाद ही आप लोग डाउनलोड करना। अगर नहीं डिमांड किया जाता है, डिमांड अगर आपके कॉलेज ने डिमांड कर दिया तब तो ठीक है, आप डाउनलोड कर लो। लेकिन अगर कॉलेज ने अगर आपका डिमांड नहीं किया सर्टिफिकेट तो प्लीज आप अभी सर्टिफिकेट मत ही अथी करना डाउनलोड अथी में। क्योंकि यदि है कि आपको आपको भी पता है कि आपका 2 मंथ 13 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो इसलिए कि आपका, और जब भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे सर्टिफिकेट पे जनरेशन डेट लिखा जाएगा। जिस डेट पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे उस सर्टिफिकेट पे आपका जनरेशन डेट लिखा जाएगा कि सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑन। तो कॉलेज को तो पता है, बट यूनिवर्सिटी कल जाकर के आपके सर्टिफिकेट पे ऑब्जेक्शन ना करे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका कॉलेज जब तक नहीं मांगता है तब तक आप 13 जुलाई से पहले सर्टिफिकेट मत ही डाउनलोड करना। अदरवाइज अगर उस पे एक वर्ष जनरेशन डेट आपका चढ़ गया 13 से पहले तो थोड़ा सा आपके लिए इशू हो सकता है कि 2 मंथ की आपको। तो ये चीज था। बाकी उसके अलावा आपका ऑलरेडी आपके टास्क पे चेक चल रही है। अभी मैं मेरे अलावा एक और सर थे, हम दोनों मिल करके अपने टास्क को वेरीफाई कर रहे हैं। आपके साथ साथ वैशाली के भी छूटे हुए टास्क पे वेरिफिकेशन चल रही है। इस कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट उसके लिए आपको पैनिक नहीं हो रहा है, आपका बहुत फास्टली हो रहा है। और आपके जब भी अथी में होगा उससे पहले आपका अथी हो जाएगा। या 6 तारीख तक हमारी कोशिश है, 6 तारीख तक अगर जो हम डेडलाइन दे करके रखा है, 6 तारीख तक हमारी कोशिश है कि हर स्टूडेंट का एटलीस्ट आपका 14 टास्क वेरीफाई हो जाए रहेगा। उसके बाद आपका टास्क नंबर 15। आप जैसे जैसे फाइनल प्रोजेक्ट अपना सबमिट करोगे आपका फाइनल प्रोजेक्ट जैसे जैसे अप्रूव होता जाएगा वैसे वैसे आपका सर्टिफिकेट रिलीज होता जाएगा। आपकी जैसे जैसे फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट करते जाओगे वैसे वैसे आपके सर्टिफिकेट। सर प्लीज सारा टास्क ओपन कर दीजिए। ये जो भी हो नाम आपका नहीं है अभी के लिए। देखिए करंटली दिस इज नॉट पॉसिबल, अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्लीज पहले अपना फोकस अभी आप फाइनल प्रोजेक्ट्स पे करो। जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट थी ये हो जाए, क्योंकि अभी ओपन करने का मतलब हम पे बर्डन लेना। मैंने टास्क क्यों ब्लॉक किया ये आप बात समझो थी में। किसी को अगर लग रहा होगा ये चीज की सर ने से पहले हमारा क्या है, कल एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। एक चीज जो स्टूडेंट के कम संख्या होने की वजह से हम ड्रॉप बीच में कर दिए थे, वो चीज डिस्कस कर रहे थे कि अभी आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हो, अभी आप जो प्रोजेक्ट हम इन्फिनिटी फ्री पे आएंगे, बट उससे पहले हमको अपने करंट प्रोजेक्ट को रेडी अप करना है। आपको जब भी आप होस्टिंग करने जाते हो तो होस्टिंग करने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कहीं पे भी होस्ट कर दोगे। होस्ट करने से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को रेडी करना पड़ता है। अब जब इसको कहा जाता है कि आपत्ति में जब आप मर्न स्टैक सब में काम करोगे तो आपका वहां पे डेवलपमेंट मल्टीपल स्टेज में चलता है। उसको 2 स्टेज में कहा जाता है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पे आपका जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो जब तक वो डेवलपमेंट होता रहता है तो वो डेवलपमेंट स्टेज में रहता है। और जैसे ही वो डेवलप होने के बाद ऑनलाइन होने के लिए रेडी हो जाता है, ऑनलाइन होने के लिए रेडी हो जाता है तो उसको उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोडक्शन। यानी अब वो डेवलप हो गया है, अब उसको प्रोडक्शन स्टेज में डालो।
तो यही है कि डेवलपमेंट से आप अथी लाइव करने जा रहे हो, यानी डेवलपमेंट स्टेज से आप प्रोडक्शन स्टेज में प्रोजेक्ट को ले जा रहे हो, तो उसके लिए आपके प्रोजेक्ट में कुछ कुछ आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। ये हर प्रोजेक्ट में होता है, चाहे आप एंड्रॉयड ऐप बनाओ चाहे वेब ऐप बनाओ, आप जब भी उसको लाइव कर रहे हो तो आपको बहुत, जैसे आप एंड्रॉयड ऐप ही बनाओगे, उसको आपको प्ले स्टोर पे डालना है। अगर किसी ने एंड्रॉयड ऐप बनाया, एंड्रॉयड ऐप बना करके उसको प्ले स्टोर पे होस्ट करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे होस्ट करने के लिए पहले क्या होता है, सबसे पहले उस एपीके को आप साइंड एपीके बनाना पड़ता है। अगर किन्होंने ऐप डेवलपमेंट किया होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए आप सुन लो कि जब भी आप कोई एक एंड्रॉयड ऐप बना लिए, आपने उसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में बना लिया, एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाने के बाद उसको अब आप प्ले स्टोर पे आपको डालना है, तो आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट वो जो आप ऐप बना रहे हो अपने अथी पे एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो वाला आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो। अगर वो डायरेक्टली डालते हो तो गूगल गूगल की टीम क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एपीके को साइन कर, उस आपको जो एपीके बनाए हैं आप एंड्रॉइड ऐप का, उस एपीके को साइन देंगे, एपीके करना पड़ता है, उसके लिए सर्टिफिकेट से उसको अटैच करो। तो ये प्रिपरेशन आपको वहां भी करनी पड़ती है। सेम चीज हम कल देख रहे थे कि हो क्या रहा था, मैंने मल्टीपल पेज बनाई, जैसे एक ये डेल डॉट पीएचपी था, एक डेल डॉट पीएचपी था, एक वेलकम डॉट पीएचपी था, उसके बाद साइन अप डॉट पीएचपी है। तो ऐसे करके हमारा क्या है, मल्टीपल पेज बनना था, और हर पेज पे क्या हुआ है, डेटाबेस का क्यूरी रन कर रहा है। जैसे देखो साइन अप डॉट पीएचपी पे भी आपका क्या हो रहा है, डेटाबेस की आपको क्यूरी रन कर रही है आपका डे। उसके बाद मैंने वेलकम डॉट पीएचपी कल बनाया था, इस पे भी क्या हो रही थी, हमारी डेटाबेस की क्यूरी रन कर रही थी। इस पे भी देखो डेटाबेस का क्यूरी रन कर रहा था, कहां गया नीचे, ओके। इस पे भी डेटाबेस की क्यूरी आपको रन कर रही थी। उसके बाद यहां देखो ये डेटाबेस का क्यूरी आपको यहां रन कर रहा है। इसके बाद हम अथी में डेल डॉट पीएचपी पे गए थे, इस पे भी मेरा डेटाबेस का क्यूरी रन कर रहा था। तो यानी आप अगर मल्टीपल पेज बना रहे हो पीएचपी का, और मल्टीपल पीएचपी की पेज पे आपको हर पेज पे अगर डेटाबेस का क्यूरी आपका रन कर रहा है, तो आपको पता है कि जब भी आपको क्यूरी रन करना है, आपको डेटाबेस इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। आपको क्यूरी रन करने के लिए फंक्शन कौन था आपके पास, MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। MySQL अंडरस्कोर क्यूरी आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को रन करने, जब हम इस फंक्शन को रन करते हैं, तो हमको पहले पैरामीटर में अपना डेटाबेस का इंस्टेंस देना पड़ता है, यानी ये $DB जिसमें हमने डेटाबेस का इंस्टेंस रखा है। अब नॉर्मली क्या होगा, आपको इस डेटाबेस इंस्टेंस को पास करना है, तो आपको हर पेज पे डेटाबेस वाली कोड लिखनी पड़ेगी आपको। ये डेटाबेस कनेक्शन का जो कोड है, इसको आपको हर पेज के टॉप पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिखिए। उसके बाद हमारा साइन अप डॉट पीएचपी है, यहाँ पे भी हम लिखे, यहाँ पे भी लिखे। उसके बाद हमारा डेल डॉट पीएचपी है, यहाँ पे भी हमने लिखा। यानी ये मेरा 3 पीएचपी का फाइल है। इन तीनों के तीनों पीएचपी फाइल में हमको डेटाबेस का काम करना था, तो इसमें डेटाबेस का कनेक्शन का कोड लिखना हमको पड़ता है, डेटाबेस कनेक्शन का कोड। ये तो चलो नॉर्मल ठीक है, लेकिन अब जब अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि लोकल होस्ट की ये क्रेडेंशियल्स थी, हमको माइस्क्यूएल के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस बताना पड़ता है। तो ये डेटाबेस नेम जो अभी तक हम क्रेडेंशियल पास कर रहे थे, ये चारों का चारों, ये तो मेरा जैम्प का क्रेडेंशियल था। ये जब हम इन्फिनिटी फ्री पे डालेंगे, इन्फिनिटी फ्री पे डालेंगे, तो वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म का कुछ अलग क्रेडेंशियल्स होगा, उस प्लेटफॉर्म की क्रेडेंशियल्स अलग होगी। वो हम जब यहाँ देखेंगे आपको इन्फिनिटी फ्री, तो मैं बता दूंगा कि वो क्रेडेंशियल्स आपको कहाँ से निकालनी है, लेकिन आपका वहां का अलग क्रेडेंशियल्स होगा, आपकी वहां की क्रेडेंशियल्स अलग होगी। तो आपको जब उसके लिए आपको वहां पे ये प्रोजेक्ट को रन करने, सक्सेसफुली रन करने के लिए सारे पेज से आपको ये डेटाबेस वाला क्रेडेंशियल चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको हैक्टिक कितना हो गया, अभी आपका 3 पेज है, मान लो आपका 30 पीएचपी का पेज है, और हर पेज पे डेटाबेस का कनेक्शन का कोड लिखा हुआ है। अब आपको एक क्रेडेंशियल चेंज करना है, तो 30 पेज में आपको जाकर के चेंज करना पड़ेगा, 30 का 30 पेज में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके लिए कितना कर। तो इसके बजाय अगर ऐसा हो कि सर हम डेटाबेस के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है, ये कॉन्फ़िगरेशन को किसी एक एक पेज में रख दें, और बाकी पेज में उसको खाली हम इंक्लूड कर दे,
जस्ट एज हम जैसे सर, जस्ट एज जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको प्रिंटफ फंक्शन को या स्कैनअप फंक्शन को यूज करना था, या सी प्लस प्लस में सी आउट या सिन को यूज करना था, तो हम ऊपर में लाइब्रेरी को इंक्लूड करते थे, हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड iostream। इस तरीके से क्या पीएचपी में हो सकता है? तो ऑफ कोर्स ये जो कॉमन कोड है जो हर पेज पे रिपीट कर रहा है, इस कॉमन कोड को हम उठा करके एक अलग फाइल बना लेते हैं config.php करके, और इस config.php फाइल में हम क्या किए, डेटाबेस का हम कनेक्शन का कोड लिख दिए। अब हमको जिस भी पेज में डेटाबेस के इस कोड की जरूरत है उस पे हम क्या करेंगे, इस config.php पेज को खाली उसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे हमको signup.php में जरूरत है, हम यहां से ये वाला कोड हटाएंगे और इंक्लूड करने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, रिक्वायर करके, रिक्वायर करके एक फंक्शन है। रिक्वायर फंक्शन पीएचपी में आपको क्या करता है, रिक्वायर फंक्शन की हेल्प से आप एक डेटा एक पीएचपी के फाइल में किसी दूसरे पीएचपी के फाइल के कोड को इंक्लूड कर सकते, इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कहो या उसको ऐड कर सकते हो। यानी अब हम signup.php में रिक्वायर के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिख दिए config.php, तो मेरा क्या हुआ, config.php के अंदर में जो हम डेटाबेस वाला फाइल रखे हुए हैं, डेटाबेस का ये कनेक्शन का जो कोड रखे हुए हैं, ये कोड मेरा signup.php में इंक्लूड हो गया। सेम तरीके से हमको welcome.php में भी क्या करेंगे, ये डेटाबेस वाला कोड हटा करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, required.php, required config.php, इसमें भी ऐड हो गया। उसके बाद ऐसे ही del.php में करना है, del.php में भी हम ऊपर में रिक्वायर को इंक्लूड करिए, रिक्वायर config.php। यानी मेरा जो डेटाबेस का कनेक्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो जो हर पेज में हम इंक्लूड कर रहे थे, हर पेज में लिख रहे थे, वो नहीं लिख करके अब हम एक जगह पे लिख दिए। इसका फायदा कल क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आप कल जा करके मान लो इन्फिनिटी फ्री पे अपना प्लेटफॉर्म, आप इन्फिनिटी फ्री पे अपना होस्ट कर रहे हो, आपको सारे डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स को चेंज करना होगा, आप एक फाइल में चेंज करोगे, मतलब आपको जस्ट 2 सेकंड लगेगा, और आपका चाहे वो 3 पेज हो पीएचपी का आपको, और 300 पेज हो पीएचपी की, आपको सोचना नहीं है कि हमको कैसे हम 300 पेज में जाकर के डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। हम एक पेज बनाए और एक पेज में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन वाला हम कोड रख दिए। कल जाकर के हमको अगर डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन में प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से अगर हमको चेंज करना भी है उन चारों क्रेडेंशियल्स में, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम में हमको चेंज करना भी है, हम इस एक फाइल में जाकर के चेंज करेंगे, और ये फाइल क्या हो रहा है, बाकी सारे पीएचपी फाइल में आपका इंक्लूड हो रहा है, हमको कहीं नहीं चेंज करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपके लिए हैक्टिक हट जाएगा कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये टेंशन नहीं रहेगा कि माइग्रेट करने के बाद हमको सारे पेज पे से डेटाबेस वाला क्रेडेंशियल तो चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आपको वो चेंज नहीं करना है, आपको एक जगह पे आप चेंज करो और सब जगह पे वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेज आपका अपडेट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? हेलो, बहुत सारे हैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म, आपको बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बोलोगे सर आपने इन्फिनिटी फ्री को ही क्यों रेफर किया, तो देखो जब आप अथी में जब आप सर ऑनलाइन करते हो, सीएसएस और एचटीएमएल को तो सर कनेक्ट किए ही नहीं। जो आपका सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है एंड सर्वर से आपका डेटा डाउनलोड हो रहा है, तो जब भी आपका सर्वर डेटा भेजेगा तो उस डेटा का आपको कोई कुछ अथी साइज होगा पेज का। अब पेज का साइज डिपेंड कैसे करेगा, पेज का साइज की उस पेज पे कितने रिसोर्सेज है। जैसे नॉर्मली आपको HTML फाइल की बहुत सारी कमी के अति साइज होती है, 1 KB, 2 KB, 3 KB, लेकिन अगर आपने HTML फाइल में एक 4 MB का फोटो डाल दिया, आपने HTML फाइल के अंदर में 4 MB का एक मान लो फोटो आपने डाल दिया, तो अब उस अति की उस HTML फाइल की आपको साइज 4 MB हो जाएगी। तो अब जब भी आप इस 4 MB के आप इस 4 MB के HTML फाइल को जितने बार आप रिक्वेस्ट करोगे उतने बार आपका क्या होगा, 4 MB का एक डेटा खर्च होगा।
वो 4 MB का डेटा जो आपको उस सर्वर और यूजर आपके ब्राउजर के बीच में वो जो 4 MB का डेटा खर्च हो रहा है डाउनलोड होने में, उसी अति डेटा को हम उसको बैंडविड्थ कहते हैं आपको। कि जो हम जब कोई भी ब्राउजर के थ्रू किसी वेब सर्वर से कोई वेबसाइट के पेज को रिक्वेस्ट करते हैं, उस पेज को हमारे ब्राउजर में दिखने टाइम में वो हमारे ब्राउजर में क्या होता है, डाउनलोड होता है। तो वो डाउनलोड होने में जितना डेटा ट्रांसफर होगा के बीच में आप उसके सर्वर और आपके ब्राउजर के बीच में जितना डेटा ट्रांसफर होगा, दैट डेटा उस डेटा को हम बैंडविड्थ कहते हैं अति में। तो अब होता क्या है, आपको इंटरनेट पे आप अगर फ्री अकाउंट यूज करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट क्या करती है, आपको बैंडविड्थ लिमिट कर देती है। आपको 1 GB का ही आप बैंडविड्थ यूज कर सकते हो, यानी आपका जैसे ही 1 GB का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, वहां पे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको डाउनलोड ही नहीं करने देगा। जैसे ही आपका 1 GB का आप डेटा यूज कर लिए, उसके बाद आप अगर डाउनलोड करने जाओ, वो एरर लिख देगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि उसका सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। आप रिक्वेस्ट तो करोगे, लेकिन उस सर्वर का लिमिट खत्म हो चुका है, आपका फ्री लिमिट। उसके बाद वो सर्वर आपके रिक्वेस्ट को लेगा ही नहीं। तो इस कारण फ्री वाले में आपको बहुत कुछ है। इसके अलावा आपको दूसरा क्या सोचना पड़ता है, स्टोरेज। आप जब ऑनलाइन कहीं पे रख रहे हो, तो आपको पता है कि आपके फाइल्स का स्टोरेज, आप जितना फाइल्स रख रहे हो वहां पे सारा फोटो रख रहे हो, सारा आप HTML का फाइल रख रहे हो, जावास्क्रिप्ट का फाइल रख रहे हो, CSS का फाइल रख रहे हो। सबसे बड़ा बात है आप इमेज वहां पे रख रहे हो, चलो HTML बाकी सबका। तो स्टोरेज भी आपको क्या होता है, आप देखना बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको लिमिटेड स्टोरेज देती है आपको, कि आप 5 MB ही 5 GB ही रख सकते हो, 10 GB ही रख सकते हो। लेकिन इन्फिनिटी फ्री के केस में आपको क्या है, ये दोनों का दोनों आपको क्या है, अनलिमिटेड है। आपको इन्फिनिटी फ्री आपको क्या है, एक अमेरिकन अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, अमेरिका की ये कंपनी है जो आपको फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अमेरिका की एक कोई कंपनी है जो इन्फिनिटी नाम का फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। क्योंकि उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये मोटिव क्या है, कि दुनिया में जितने भी यूजर है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर स्टूडेंट है, उनके पास पेड होस्टिंग या पेड होस्टिंग खरीदने की आपके पास पैसा नहीं है, या पेड डोमेन खरीदने का आपके पास पैसा नहीं है, और आपको ऑनलाइन आना है, तो आपका ये पैसा बीच में बाधा ना बने, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ आपको होस्टिंग आपको सर्विस पूरा, प्लस आपको डोमेन भी वहां पे मैं दिखाऊंगा। डोमेन भी आपको वहां पे सब डोमेन आपको मिल जाएगी, जहां पे उनका नाम तो लास्ट में अटैच रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको सब डोमेन्स भी उसको फ्री में आपको डोमेन भी मिल जाएगा। आपको फ्री में डोमेन भी वहां पे मिल जाएगा आपको। अब बस एक चीज वो करती है, बस एक चीज, चूंकि आपको फ्री में अपना रिसोर्सेज यूज करने दे रही है, तो बद एक चीज वो मॉनिटर करती है, कि आपके वेबसाइट का ट्रैफिक, कि आपके वेबसाइट में मंथली कितना ट्रैफिक हो रहा है, यानी ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ विजिटिंग, कि आपके वेबसाइट पे कितना विजिटिंग हो रहा है महीने में, आपके वेबसाइट पे कितना विजिटिंग हो रहा है। अगर आपके वेबसाइट में एक महीने में, या एक 2-3 महीने, अगर 2-3 महीने तक आपके वेबसाइट पे अगर कोई भी विजिटिंग नहीं होता, यानी आपका जीरो ट्रैफिक रहता है, तो वो कंपनी समझ जाती है कि ये इसने क्या किया है, इस यूजर ने सिर्फ वेबसाइट को होस्ट करके छोड़ दिया है, उसको यूज नहीं कर रहा है, वो डाल करके उसको छोड़ दिया हुआ है, और डाल करके छोड़ दिया हुआ है, तो इस केस में उनके रिसोर्स का अननेसेसरी यूज हो रहा है, अननेसेसरी बेकार में वो पड़ा हुआ है। उसके बदले उससे अच्छा है कि उस रिसोर्स को उस लोग को दिया जाए जिस लोग को सही में जरूरत है, जिस लोग को सही में जरूरत है उस लोग को दिया जाए। तो आपका फिर क्या करती है, आपको वार्न करेगी कि नहीं, आपके थी में वेबसाइट पे पिछले मंथ में कोई भी आपका ट्रैफिक नहीं हुआ है, तो इस कारण से आपके वेबसाइट को इनएक्टिव किया, आपको आपके वेबसाइट को इनएक्टिव किया जा रहा है। अगर आप एक सप्ताह के अंदर में उसको फिर से एक्टिवेट, अगर रिएक्टिव नहीं करते हो, तो आपका वेबसाइट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो वो आपको एक वार्निंग इशू कर देगी। अगर दो आपके वेबसाइट पे 1 महीने या 2 महीने तक कोई ट्रैफिक नहीं होता है,
तो उस अति में तो आपको एक नोट आपके मेल पे जो भी रजिस्टर्ड मेल है उस पे एक उनके तरफ से वार्निंग मैसेज आएगा कि नहीं आपका वेबसाइट लग रहा है इनएक्टिव कर दिया गया है। आप उसको अगर फिर से लॉगिन करके एक्टिव नहीं करते हो तो आपका एक सप्ताह के अंदर में आपके सारे होस्टिंग वहां प्लेटफॉर्म पे जितना भी आप डेटा रखे हो वो सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते। बस एक ये चीज करती है लेकिन उसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म का आराम से आप यूज कर सकते हो बेधड़क कि नहीं मेरा ब्लॉक हो जाएगा ज्यादा हम यूज कर लेंगे तो नहीं। इवन एटीपीएलसी भी जब मैं स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स 1 साल तक मैंने एटीपीएलसी बिना कोई डोमेन परचेज किए इसी का डोमेन को यूज करके मैंने रन किया था। आपका एटीपीएलसी भी जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था। हेलो 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 यस सर। मैं कितने देर से बाहर हूँ जी? सर 10-15 मिनट से सर। हो गया कल्याण। तुम लोग में से भी किसी ने मैसेज नहीं किया। मैं 10-15 मिनट से जान रहे हो मैं 1 मिनट चुप नहीं रहा हूँ। मैं बोलते रहा हूँ। सर मैं मैसेज की थी। कहा मैं? अच्छा मैंने नेट लगता है बंद करके रखा हुआ। अरे मैंने नेट बंद करके हाँ तुम्हारा मैसेज आया सर। सर इतना देर से कहाँ चले गए थे? अरे मेरा मीटिंग लेफ्ट हो गया था पता नहीं कैसे। सर हम सोच रहे थे कि क्लास कहीं अगला दिन नहीं स्टार्ट होगा नहीं तो मेरा मीटिंग इसलिए लेफ्ट हम कर लेट गया था। करने वही वाले तो थे। मैं बोल रहा हूँ कि यही तो दिक्कत है मीट की। मैं मीटिंग से पता नहीं कैसे मेरा लेफ्ट कर गया था मुझे नहीं पता। आई थिंक कट गया होगा कहीं अति में इधर उधर करते समय में ये वाला टैब कट और उसके बाद मैं बोले जा रहा हूँ मैं बोले जा रहा हूँ मैं पूरा पढ़ा दिया। एंड लास्टली में अचानक से पता क्या हुआ नहीं हुआ चेक करने के लिए जब खोल रहे हैं तो देख रहा मैं कहीं हूँ ही तब जाकर के फिर मैं ज्वाइन किया। ठीक है सर कुछ क्लास पढ़ स्टार्ट लिया कीजिए सर। इतने देर में। एनीवे चलो छोड़ो हटा। ठीक है चलो हम पहले इन्फिनिटी फ्री पे देख लेते हैं फिर उसकी कहानी रामायण महाभारत क्योंकि मैंने वक्त तो बहुत दिया 15 मिनट से। मैंने पूरा बका उका है लिख करके सब कुछ देखो यहाँ पे पूरा मैं पूरा लिख करके आपको कहानी सुना रहा था पूरा। कितने देर में मैंने सब बका है। आई थिंक आपने बैंडविथ लास्ट मेरी स्टेटमेंट क्या थी किसी को याद हो? बैंडविथ मतलब बैंडविथ खाली में बैंडविथ का कोई डिफिनेशन मैंने नहीं दिया ना। नहीं कुछ नहीं बताया था। मैंने सिर्फ बैंडविथ लिखे उसको चलेगा। जबकि मैंने पूरा वक्त दिया। देखो लिखा हुआ सामने में मैंने बैंडविथ बोल दिया स्टोरेज बोल दिया थी बोल दिया सब कहानी में सुनाया। एनीवे चलो इन्फिनिटी फ्री पे हम चलते क्योंकि 7 बज गया है तो फिर हमारा इसको पहले देख लेते हैं फिर अगर होगा तो हम देखेंगे उसको। देखो ये प्लेटफॉर्म में आपको ये थी इस पे मैं वही डिस्कस कर रहा था आपको थोड़ी में जो मैं लेफ्ट किया हूं उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं तो कि क्यों इस प्लेटफॉर्म को मैं सेलेक्ट किया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म क्या कर रही है आपको फ्री होस्टिंग फ्री आपको बैंडविथ और फ्री स्टोरेज सॉरी अनलिमिटेड बैंडविथ और अनलिमिटेड स्टोरेज दे रही है। अनलिमिटेड बैंडविथ एंड अनलिमिटेड स्टोरेज दे रही है। और वही बैंडविथ का मैं चर्चा कर रहा था कि बैंडविथ क्या आपको होता है कि आपके ब्राउजर और सर्वर की आप जिस सर्वर पे वो जिस सर्वर पे वो आपको वेबसाइट होस्टेड है उस सर्वर और आपका ब्राउजर के बीच में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट उस डेटा को हम क्या कहते हैं बैंडविथ कहते हैं। कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस डेटा को हम क्या कहते हैं बैंडविथ कहते हैं वो अमाउंट ऑफ डेटा। और स्टोरेज हमको पता है। तो जनरली क्या होता है आप जब फ्री होस्टिंग यूज करते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट क्या करती है रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं आप 1 GB बैंडविथ ही यूज कर सकते हो या 5 GB बैंडविथ ही यूज कर सकते हो। अब आपका जैसे ही 1 GB का आपको बैंडविथ
आपका आपके सर्वर और यूजर के ब्राउजर के बीच में 1 GB का डेटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद वो क्या करेगा आपका, उसके बाद वो सर्वर आपका रिक्वेस्ट लेना ही छोड़ देगा, उसके बाद रिक्वेस्ट लेना ही छोड़ देगा। लेकिन आपको इन्फिनिटी फ्री के केस में यही चीज आपको नहीं है। बस ये क्या करती है आपको, वो आपको ना बैंडविड्थ को ट्रैक कर रही है ना स्टोरेज को ट्रैक कर रही है। वो बोल रही है आप अनलिमिटेड बैंडविड्थ लो, अनलिमिटेड स्टोरेज लो। सिर्फ हम क्या ट्रैक करेंगे, हम ट्रैक करेंगे कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटिंग हो रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आपके महीने में, एक मंथ में आपके वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक रह रही है, इस चीज को हम ट्रैक करेंगे। और अगर 1-2 महीने तक आपके वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक नहीं रहता है, 1-2 मंथ तक आपके वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक नहीं रहता है, उस केस में आपको क्या होता है, उस केस में आपको पहले तो वार्न किया जाता है। आपको एक मैसेज, जिस भी आप ईमेल आईडी का आपने यूज किया है, जो 2020 में जब स्टार्ट किए थे हम उस समय बनाए थे, और इसको बनाया था जो उस समय वेब डेवलपमेंट सीखे थे स्टूडेंट्स ने, जैसे आप लोग सीख रहे हो उस तरह कुछ ऐसा आपका दिखेगा। इसके हम होम पे जाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा या होम्स पे आप इन्फिनिटी फ्री के फ्री होस्टिंग का यूज करके, इन्फिनिटी फ्री के फ्री होस्टिंग का यूज करके आप 3 वेबसाइट को यहाँ होस्ट कर सकते हो। आप इन्फिनिटी फ्री के फ्री होस्टिंग प्लेट अकाउंट का यूज करके 3 वेबसाइट को आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो इन्फिनिटी फ्री का यूज करके। उसके आपको यहाँ पे मैंने एक देखो आपको क्रिएट करके रखा है lice.rf.gd। आप यहाँ पे दूसरा आप मान लो ऐसे क्रिएट अकाउंट किए, उसके बाद आपको यहाँ पे वो बोलेगा देखो सेलेक्ट करने कौन सा प्लान आपको चाहिए। मुझे फ्री वाला प्लान चाहिए जिसमें आपको 5 GB का डिस्क दे, 5 GB का हमको स्टोरेज दे रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहा है और अनलिमिटेड होस्टेड डोमेन दे रहा है। कितने भी डोमेन यहाँ से क्रिएट आपको 3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डोमेन हम इसको क्रिएट नाउ किए। ये हमको यहाँ पे कंफर्म करेगा कि ह्यूमन है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे बोलेगा आपको सब डोमेन आप सेलेक्ट करिए। मान लो मैं जैसे बोला जीसी गया और सब डोमेन सेलेक्ट करिए। सब डोमेन सेलेक्ट करने के बाद सब डोमेन सेलेक्ट करिए एंड सब डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस दिख जाएंगे। क्योंकि आपको ये क्या कर रहा है इन्फिनिटी फ्री, आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप .in.com नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको .in.com लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पे करना पड़ता है। तो .in.com एक्सटेंशन के डोमेन तो आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपको ये कुछ कुछ एक्सटेंशन के CTAWS इन्फिनिटी फ्री लव स्टॉक 42web.io इस टाइप के ये फ्री कुछ डोमेन एक्सटेंशन दे रहा है। इसमें से आप कोई भी डोमेन एक्सटेंशन सेलेक्ट करो, इनमें से कोई भी डोमेन एक्सटेंशन सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको जो भी आगे में नाम रखना है वो नाम अपना रख दो। आपको पता होना चाहिए कि डोमेन के नाम हमेशा स्मॉल में होते हैं, कैपिटल नहीं होते हैं। आप कहीं भी देख लो, कोई भी डोमेन का नाम कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है, हमेशा फुल्ली स्मॉल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं लिखा, जीसी गया पूरा स्मॉल। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी करेगा आपका, ये यानी अवेलेबल था, ये खुल गया। अकाउंट पासवर्ड ठीक है, सबको हम चेंज नहीं करते हैं। और उसके बाद हम बोले क्रिएट अकाउंट। आपका यहाँ पे ईमेल कॉन्सेंट, ईमेल का कॉन्सेंट आई अप्रूव, ठीक है। ये आपका एक होस्टिंग अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्चुअली इसको क्रिएट होने में आपको समय लगेगा। आप जब ये काम करोगे उसके बाद इस अकाउंट को क्रिएट होने में आपको थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम, ऐसे कहता है 72 घंटा तक भी आपको लगता है, मतलब 72 घंटा तो नहीं लगता, लेकिन 5-10 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बैक जा रहा हूं। ये काम आप करने के बाद मैं आपको दूसरा वाले पे दिखा रहा हूं। अभी ये एक्टिव हो नहीं हुआ है। ये आपको जब आप वो क्रिएट करोगे, आपका जब हो जाएगा, देखो ये मैंने यूज नहीं कर रहा था, मैं यूज नहीं कर रहा था तो मेरा अकाउंट को सस्पेंड किया गया था। एक योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड फॉर इनएक्टिविटी। अब हम इसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं आपके सामने। ओके, ये भी अभी समय लेगा रीएक्टिवेट होने में। देखते हैं कौन सा अकाउंट पहले हमारा एक्टिव हो जाता है। देखो ये वाला एक्टिव आपका हो गया। ये अकाउंट आपका जब आपका एक्टिव हो जाएगा,
जब आपका एक्टिव हो जाएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। जब आपको वहां पे का ईमेल आप डाल करके एक्टिव कर लोगे, उसके बाद कुछ आपको ऐसा ये 4 ऑप्शन दिखेगा। कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। इसमें हमको इस 2 की जरूरत है। हम जो भी फाइल्स रखेंगे, हम जैम्प पे हमने काम किया है, हमने जैम्प पे काम किया है, हमको पता है कि जैम्प पे जब हम काम करते थे तो वहां एक हम जो भी फाइल्स होता था htdocs फोल्डर के अंदर रखते थे। हमको जो भी फाइल्स होता था हम htdocs फोल्डर के अंदर रखते थे। यहाँ भी हमारा जो भी फाइल्स हमको रखना है, मतलब मेरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP या इमेज वाले फाइल्स है, उन सारे फाइल्स को हम फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। और जब फाइल मैनेजर आप ओपन करोगे ऐसा ओपन होगा। यहाँ देखो आपको एक htdocs नाम का फोल्डर दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक htdocs नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसको आप ओपन करो और यहाँ पे आपको index2.html करके आपको ये दिख रही है। ये इसकी डिफॉल्ट आपको है, इसकी डिफॉल्ट आपको है अथी पे। देखो जीसी गया को आप अगर अभी खोलते हो, आई थिंक ये खुल जाना चाहिए। ओके देखो ये डोमेन इज रेडी करके ये आपका डोमेन क्या हुआ, जीसी गया .42web.io करके एक हमने वहां पे डोमेन क्रिएट किया। ये डोमेन अभी रेडी हो गया, बट इस पे अभी क्या हो रहा है, हमारा डिफॉल्ट पेज दिख रहा है जो इन्फिनिटी फ्री का एक डिफॉल्ट पेज है। ये डिफॉल्ट पेज दिख रहा है। अब यहीं पे आप क्या करोगे, आप किसी भी तरीके से सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या रहेगा, आपका जितना भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का पूरा आप जिप बना लो। जितनी भी आपको वहां पे आती है प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का पूरे का आप जिप बना लो। जिप फाइल आप बना लो। जैसे देखो मैं सी में जा रहा हूं, सी जैम्प, जैम्प के बाद आपका htdocs के अंदर में हमारा सारा अथी था। मान लो जैसे ये फोल्डर ये हम कॉपी करते हैं, ये फोल्डर का हम जिप बना लेते हैं। यहाँ web.zip करके एक देखो बना हुआ है, इसी फोल्डर का बना हुआ है ये अथी का, इसका जिप बना हुआ है। इस जिप को आप क्या किए, यहाँ पे अपलोड कर दिए, अपलोड जिप कर दिए। और अपलोड जिप जैसे सेलेक्ट किए, उसके बाद आपको बोलेगा वहां पे सेलेक्ट करने, सी में गए, यूजर गए, सॉरी सी जैम्प htdocs, और इसके बाद हमारा वहां पे web.zip है, इसको सेलेक्ट करो। और सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जैसे जिप फोल्डर सेलेक्ट करोगे, आपको ये पॉपअप आएगा कि आपको क्या जस्ट अपलोड करना है या अपलोड करके उसको अनजिप भी करना है। हम बोले अपलोड करिए और अनजिप भी करिए। तो जैसे ये करोगे, आपका देखो वेब फोल्डर यहाँ पे अनजिप हो गया, आपका वेब फोल्डर यहाँ पे अनजिप हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी आपने अपने लोकल सिस्टम पे प्रोजेक्ट्स बनाई है, उस सारे प्रोजेक्ट्स का जब बना लोगे आप, फाइनली उसको इन्फिनिटी फ्री पे डालना है। आप उसका पूरा जिप में कन्वर्ट कर लेना और जिप को यहाँ पे अपलोड करो, यहाँ से अपवर्ड क्लिक करके अपलोड जिप। और जब जिप अपलोड करोगे तो वहां पे आपको एक पॉपअप आएगा कि क्या आपको सिर्फ अपलोड करना है या अपलोड करके आपको अनजिप भी करना है। आप ऑप्शन सेलेक्ट करना, अपलोड एंड अनजिप। अपलोड एंड अनजिप आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपका अपलोड हो जाएगा और अनजिप करके एक फोल्डर दिखने लगेगा। ये पीएचपी का आपको सारा आपका यहाँ पे एचटीएमएल पीएचपी जो भी फाइल्स है वो दिखने लगी। अब आपको देखो यहाँ पे मैं जीसी गया /वेब करके दिखा रहा हूं। ओके अभी ये पेज नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि डेटाबेस वाला हमने चेंज नहीं किया। इसके अंदर मेरा config.php में हमारा देखो लोकल इंड का ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, लोकल होस्ट का ही कॉन्फ़िगरेशन है। इस लोकल होस्ट के कॉन्फ़िगरेशन को हमको अब चेंज करना है। अपलोड करने के बाद हमको डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। तो पहले हमको जाकर के डेटाबेस क्रिएट करना है, पहले हमको इन्फिनिटी फ्री पे जाकर के डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम इसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अब इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर रहे हैं और इसका कंट्रोल पहली बार ओपन करोगे तो आपको ये एक मैसेज कुछ आएगा, आई अप्रूव। आई अप्रूव आप किए, आई अप्रूव करने के बाद आपको ये एक पैनल खुला। इस पैनल के नीचे आप जाओ
और यहाँ देखो आपको डेटाबेस करके एक सेक्शन दिखेगा। इस डेटाबेस सेक्शन में आपका अभी कोई डेटाबेस नहीं है। ये आपको यहाँ पे देखो PHP MyAdmin करके दिख रहा है आपका। यहाँ पे जब आप इस पैनल को खोलोगे, ये विस्टा पैनल करके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करो, आपको डेटाबेस करके एक सेक्शन दिख रहा है। इस पे आप PHP MyAdmin ही आपको दिख रहा है। आप PHP MyAdmin को जान रहे हो कि आपका सॉफ्टवेयर है। आपको इसको आप ओपन करो, आपको बोलेगा कि अभी करंटली आपका कोई डेटाबेस नहीं, आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट हेयर क्लिक करो, आपका यहाँ डेटाबेस है। देखो डेटाबेस के पीछे ये अपना एक्सटेंशन लगा रहा IFO करके, तो इसके आगे आपको जो भी अपना नाम देना है डेटाबेस का वो दो। GC गया हम दिए और क्रिएट डेटाबेस कर दिए। क्रिएट डेटाबेस किए, जैसे आप क्रिएट करोगे इसके नीचे देखो आपको डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड बोल रहा है आपका vPanel पासवर्ड, हम दिखा देंगे वो vPanel पासवर्ड आपका कहाँ है। होस्ट नेम, आपको 3 चीज तो आपको मिल गया, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और होस्ट नेम। 3 चीज आपको मिल गया। इस तीनों चीज को आप कॉपी करो। होस्ट नेम आपका मैंने पहले बोला था, आपका होस्ट नेम देखो यहाँ चेंज कर गया। होस्ट नेम आपका यहाँ SQL 203 इन्फिनिटी फ्री करके आ गया है। मैं लोकल होस्ट को रिप्लेस कर रहा हूँ होस्ट नेम से। होस्ट नेम से इसको रिप्लेस किया लोकल होस्ट को। उसके बाद मेरा यूजर नेम यहाँ क्या है, यहाँ मेरा यूजर नेम ये IFO करके है। इसको कॉपी किया, इसको भी यहाँ रिप्लेस किया रूट से। पासवर्ड हमारा क्या है, हम पासवर्ड थोड़ी देर अभी रुकते हैं। और उसके बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम ये कॉपी किए और डेटाबेस GCV की जगह पे हम यहाँ पे डेटाबेस में चिपका रहे हैं। डन। उसके बाद हम पासवर्ड कहां से प्राप्त करेंगे, बैक आते हम बैक आएंगे। बोल रहा आपका vPanel का पासवर्ड है। vPanel का पासवर्ड हमको कहाँ मिलेगा, आप बैक आओ vPanel पे, और vPanel पे देखो आपको ओके यहाँ पे भी नहीं, आपको मैं बता दूं आपका पासवर्ड, आपका vPanel का पासवर्ड यहाँ पे आप जहां कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है, याद देखो यहाँ पे आपको दिखेगा MySQL डेटाबेस है। इस पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आपका यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ठीक है डेटाबेस का नाम आपको यहाँ है, और SQL होस्ट नेम, पोर्ट आपको सब मिल जा रहा है। तो आप यहाँ से भी अपना डेटाबेस का सारा डिटेल्स आप जो ये था यहाँ पे अपना आकर के आप ले सकते हो। यहाँ से मैं पासवर्ड को सी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ ये कुछ है। कॉपी यहाँ पे बटन क्लिक किया, कॉपी हो गया। यहाँ पे आए, पासवर्ड को हम पेस्ट कर दिए, पासवर्ड को पेस्ट कर दिए। ये हो गया मेरा पासवर्ड, इतना तक पेस्ट हो गया। अभी भी वो एरर देगा क्योंकि हमारा डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है। ये आपका हो गया आपका। अब डेटाबेस तो आपका क्रिएट हो गया, डेटाबेस में आपके टेबल नहीं है, डेटाबेस में आपका टेबल नहीं है। तो टेबल हमको कहां से लाना है, जैम्प से लाना है। जैम्प में हमें जो टेबल क्रिएट करके रखा है लोकल होस्ट, ओके लोकल होस्ट /PHP MyAdmin। अरे रुक जाओ, यहां से मैं खोलता हूं। सर वहां पे डेटाबेस का ही नेम चेंज कर देंगे तो नहीं होगा सर? डेटाबेस का क्या चेंज कर दोगे, वो जो डेटाबेस अभी सर्वर पे था वो डेटाबेस का नेम ये वाला डेटाबेस से रीनेम कर देंगे तो? नहीं कर होगा, वो करने ही नहीं देगा आपको। डेटाबेस आप क्रिएट अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे ना, वो करने ही नहीं देगा आपको क्योंकि उसका अलग ही चलता है। नहीं उसका नहीं, जो जैम्प में डेटाबेस है उसका नेम रीनेम कर देंगे वो सर्वर वाला नेम से। हाँ कर सकते हो तो, लेकिन फाइल तो यहाँ लाना पड़ेगा ना आपको, बात समझे। यहाँ आपको ये तो लानी पड़ेगी ना डेटाबेस को उठा करके, डेटाबेस को तो उठा के आपको लाना ही पड़ेगा ना यहाँ। समझ पा रहे हो क्या बोले? यस सर। हाँ डेटाबेस में अभी यहाँ से जो मैंने डेटाबेस, आपने यहाँ डेटाबेस जो क्रिएट करके रखा हुआ है, उस डेटाबेस को मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे बिना एफर्ट लगाए कर सकते। अदरवाइज आपके लिए
आपके लिए वो भी है कि आप अति अपना खुल जा, क्यों दिक्कत कर रहा है? अरे अपाची स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अपाची स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अपाची स्टार्ट नहीं होगा तो दिक्कत है। ओके ठीक है, अब हो गया। लगता है आप लोग को कल और बुलाना पड़ेगा, एक दिन दिमाग खराब हो गया। ओके देखता हूँ, चलो ये देखो जीसी गया वाला है। इस जीसी गया फोल्डर में आप गए, तो इसको क्या करोगे, इस जीसी गया फोल्डर में आप खोले, ये डेटाबेस खोलोगे और इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लोगे। यहां से इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लोगे। ये डेटाबेस खुल गया। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाओ ऊपर में, और एक्सपोर्ट में जाकर के आपको ऐसे क्यों कर रहा है? देखो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, एक्सपोर्ट क्लिक किए, यहाँ आपको एक टेम्पलेट का कुछ भी नाम देना है, तो आप जीसी गया ही मान लो, दे दो टेम्पलेट का नाम। टेम्पलेट क्रिएट किए और यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं जीसी वैशाली 1 का रखा था, जीसी गया टेम्पलेट क्रिएट हो गया। इसको अपडेट किए और नीचे आकर के आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। आपका यहाँ से क्या होगा, एक आपका यहां से आपका एक देखो जीसी गया डॉट एसक्यूएल करके एक फाइल डाउनलोड हो गया। जीसी गया डॉट एसक्यूएल करके फाइल डाउनलोड हो गया। अब आप इसके अति पे डेटाबेस में जाओ, इसके डेटाबेस में जाओ। हम इसका पीएचपी माइडमिन खोलते हैं। पीएचपी माइडमिन खोले और इसके देखो जीसी गया डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसका पीएचपी माइडमिन खुला, इसके पीएचपी माइडमिन पे आपको खुला और यहाँ पे आपको बोल रहा इंपोर्ट कर लो। आप यहाँ पे इंपोर्ट पे प्रेस किए। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको दोबारा फिर से यहाँ डेटाबेस डेटाबेस तो आप क्रिएट करोगे, लेकिन टेबल ओबल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट कर डेटा उटा सब आपको दोबारा यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जो जैम पे कर लिए, बस इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दो। ये जीसी गया डॉट एसक्यूएल है, इसको यहाँ ये कर दो, चूज करो, नीचे आकर के गो कर दो। आपका जितना वहां डेटाबेस का टेबल होगा सब यहाँ क्रिएट हो जाएगा। देखो सारा टेबल क्रिएट हो गया। आप डेटाबेस में जाओ, आप डेटाबेस में जाओ, देखो आपको सारा टेबल क्रिएट हो गया। जो हमने लॉगिन डिटेल्स लोकल एंड पे रखी थी, वो लॉगिन डिटेल्स सारा डेटा आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको, अगर आपने अरे डेटाबेस को माइग्रेट आप कर पा रहे हो लोकल एंड से, जैम्प से आप डेटाबेस को इन्फिनिटी फ्री पे क्या किया, माइग्रेट कर दिया। आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपको फिर से यहाँ पे आकर के डेटाबेस क्रिएट कर, डेटाबेस आपको पूरा टेबल फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ रहा है, फिर से प्राइमरी की सेट करो, फिर सारा डेटा यहाँ पे अपलोड करो, वो सारी काम करने की जरूरत नहीं। आप एक बार क्या किए, वहां पे गए, वहां के डेटाबेस में आप जा करके आप डेटाबेस खोले, डेटाबेस में जाकर के एक्सपोर्ट पे क्लिक किए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके टेम्पलेट नेम आपसे पूछ रहा है, टेम्पलेट नेम में आप कुछ भी नाम दे दो, कोई अति नहीं है। उसके बाद यहाँ टेम्पलेट जो भी आपने टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट किया, उस टेम्पलेट को यहाँ जाकर के अपडेट कर दो, और अपडेट करके नीचे आकर के एक्सपोर्ट मार लो। ये आपको क्या करेगा, एसक्यूएल फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट कर देगा। एसक्यूएल फॉर्मेट पे आपको देखो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट में बोलता है, हम एसक्यूएल फॉर्मेट में ही अपडेट कर लेते हैं। और उसके बाद आकर के यहाँ पे जो इसका जो पीएचपी माइडमिन है, इन्फिनिटी फ्री का पीएचपी माइडमिन है, इसके पे आकर के यहाँ पे अति में हम डेटाबेस पार्ट में है,
और डेटाबेस पार्ट में इंपोर्ट यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, इस इंपोर्ट में जाकर के हम क्या कर रहे हैं, इस इंपोर्ट में जाकर के वो सारे का इंपोर्ट कर पा रहे हैं। बस ये हो गया। अब आपका वो वहां पे काम करने लगेगा। आई थिंक ये साइट काम करे ना करे देख लेते हैं हम। ओके, अभी भी उसके में कुछ इशूज होगी, इस कारण से ये दिस पेज इज नॉट वर्किंग जो लिख रहा है, ये इशू है कि इसके वेबसाइट में कुछ आपको कहीं और फॉल्ट होगा। इसके वेबसाइट में कहीं पीएचपी के पार्ट में कुछ एरर्स है, जिसकी वजह से ये साइट काम नहीं कर रही है। तो ये आपका है, अगर आप सही से अगर आपका पीएचपी रन कर रहा है, ये यहाँ डालने के बाद अगर आपका पीएचपी रन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके पीएचपी के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू है। तो वो मैं अगर आपका टाइम रहता तो आपको वो रिजॉल्व करके इसको यहाँ पे दिखा भी देता कि आपको वो साइट यहाँ पे कैसे होस्ट हो गया। बट वही है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट को यहाँ होस्ट कर लेते हो। समझ पाए सबको ये होस्टिंग करना? यहां भी आपको क्या करना है, मैं रिवाइज कर देता हूं। यहां भी आपको होस्टिंग करने के लिए आपको पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका जब ऐसा कुछ दिखेगा, आपका कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, आपको जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे आपको ये कंट्रोल पैनल और फाइल मैनेजर है। मैंने बोला फाइल मैनेजर खोलो। फाइल मैनेजर के अंदर में आपको htdocs नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आप जिप बना करके अपलोड कर दो, और जिप को जब अपलोड कर रहे हो उसी समय में एक्सट्रैक्ट कर दो। उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाओ। कंट्रोल पैनल में आप जा करके, मैंने यहाँ पे बोला था कंट्रोल पैनल में आपको जब कंट्रोल पैनल में जाओगे, आपको वहां पे एक आई अप्रूव करके ऑप्शन आएगा, वो अप्रूव करके आपको इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करके पीएचपी एडमिन में जाओ, यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करो, फिर सारे कॉन्फ़िगरेशन को वहीं पे दे देगा, आप कॉन्फ़िगरेशन को लो और ले करके वहां अपडेट कर दो। उसके बाद आपका वेबसाइट अगर सही आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, वेबसाइट आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। नहीं अगर एक्टिव होगा तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम लेता है, आप थोड़ा उसको नहीं अगर आपका हो रहा है तो आप हो सकता है कि आप 1 दिन या 24 घंटा थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि डीएनएस मैपिंग करने में थोड़ा समय लगता है। डीएनएस को मैप करने में आपको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये चीज सर अगर हम किसको कुछ सर पूछना अगर है? हम अपना कोड में, यस सर, क्या बोलो? सर बोल रहे हैं कि अपना कोड में कुछ अगर चेंज करेंगे इसमें, तो फिर जो यहाँ पर वो अति होस्ट हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक चेंज तुम्हें होगा, तो फिर यहाँ पर आके नहीं उसको नहीं अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक उपाय है तुम्हारा कि देख रहे हो यहाँ पे पीएचपी जैम्प पे आती पीएचपी, सॉरी, आपको यहाँ पे भी क्या होता है, आपका यहाँ पे भी आपको एडिटर आपको प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे भी किसी फाइल को राइट क्लिक किए, आप देखो जैसे राइट क्लिक किए और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन है, आपको यहाँ का टेक्स्ट एडिटर इसका खुल गया और इस टेक्स्ट एडिटर में भी आप एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर में भी देखो क्या गलती हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था CSC2 के 20, आपको इसमें फॉल्ट है क्योंकि ये तो मैंने वो वाला फाइल आपको डाला है, उसमें आपको डेटाबेस का कुछ आपको ये टेबल का नाम अलग है, इस कारण आपको इशू आ रहा था। आपका टेबल का क्या था, नाम अलग था, इस कारण इशू आ रहा था। अगर टेबल का नाम सही रहता तो आपको वो क्या होता, सही काम कर जाता। क्लियर है? तो यस सर। हाँ यहाँ तक करो। अब जिनको उसके बाद डाउट आएगा आप उसके बाद अति में, ठीक है, आई थिंक इसके बाद आपको थोड़ा बहुत होस्टिंग करने में डाउट आएगा, तो जहां डाउट आएगा आप फिर डाउट पूछ सकते हो अपना। सर मेरा जैम्प वर्क नहीं कर रहा है सर। जैम्प आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा। नाम बोलो। प्रियांशु रंजन सर। कहाँ थे आपका, क्यों क्या इशू आ रहा है? सर पहले वर्क कर रहा था, उसके बाद सर शटडाउन में प्रॉब्लम हुआ, तो शायद वो बार बार लिख रहा है कि MySQL has unexpectedly shut down। मैं देख लूंगा आपका पोर्ट का और इशू है, ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा। आज होगा तो आज नाइट में ही मैं फ्री होता हूँ, तो ओके उसके बाद आपको ओके 1 घंटे के बाद मैं आपको ठीक है सर। मैं कम्युनिकेट करूंगा कि क्या थैंक यू। इशू आ रही है। उसके बाद में तुम मुझे अपना स्क्रीनशॉट उस एरर का भेज देना।
ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो आप लोग, या किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हो। ये आपका था, बाकी आपको जहां दिक्कत होगा तो आप फिर पूछना।